अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो जब भी आप एक कॉपर वायर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। ठीक है, तो आई जो है वो इसमें करंट है, एन जो है यहाँ पे हमारे पास कैरियर डेंसिटी है या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ए जो है वो उसका एरिया है। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास आई की वैल्यू आती है v ओवर आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एन ई ए आर। तो ये है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। पिछले फार्मूले से हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 1 ओवर आर यानी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के। अगर आप इन दोनों को जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो इट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है डू बैंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बच्चों सबसे पहले रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो बैंड जो है वो ना तो एल को अफेक्ट करती है ना ही एरिया को अफेक्ट करता है। जो बैंड छोटे मोटे बैंड जो है वो वायर में आ जाते हैं यानी बल से आ जाते हैं, तो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। थर्ड है व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टॉलरेंस। तो आपने हर कलर के आगे जो चैप्टर में हमने एक कोड का टेबल देखा था ना, हर कलर के आगे उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिगर ए से जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। तो फिगर ए में सबसे पहले आपको कलर नज़र आ रहा है ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू होती है 1। उसके बाद आपको कलर नज़र आ रहा है ग्रीन, तो ग्रीन की वैल्यू होती है 5। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट 2 जो कोड होते हैं, कलर के कोड होते हैं, वो दोनों फर्स्ट डिजिट बनाते हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेड की वैल्यू होती है 2, तो रेड जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, तो आप इस तरह 15 × 10⁻² जो है वो कर देंगे, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1500। ठीक है, इस तरह से दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट बैंड होता है, ये जो गोल्ड बैंड या सिल्वर बैंड होता है, ये टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस, यानी जो फैक्ट्री में रेजिस्टेंस जो है वो बनती हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। वो जो ऊपर नीचे है ना, यानी वेरिएशन जो होती है अप एंड डाउन, उसको कहते हैं टॉलरेंस। और ये वाली जो वैल्यू यानी जो मार्क्ड वैल्यू है उसमें जितनी रेजिस्टेंस यानी कि ऊपर नीचे थोड़ी बहुत वैल्यू हो सकती है, वो हमें ये बताएगी कि कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। यानी एक्चुअल वैल्यू है 1500, तो जो हमारा गोल्ड का बैंड होता है ये हमें देता है, यानी जो हमारे पास गोल्ड का बैंड है ये हमें देता है ±5% की टॉलरेंस देता है। तो फर्स्ट में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1500 ±5% टॉलरेंस जो है वो आ गई। ठीक है, अभी दूसरे की देख लेते हैं। दूसरे में येलो जो है वो आपको देता है 4 वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई 4। उसके बाद आपका वाइट कलर आ रहा है, तो वाइट कलर वैल्यू देता है 9, तो ये 49 आ गया। तीसरा ऑरेंज कलर जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है, तो इसकी वैल्यू होती है 3, तो इट मीन्स आप करेंगे 10⁻3, या आप 10⁻3 करेंगे और या आप करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 ज़ीरोज़ के साथ इसको जो है वो
डेसिमल मल्टीप्लायर है, 3 जीरो आप इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आ गया सिल्वर बैंड जो है वो आपको पॉसिबल वेरिएशन या टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो जब सिल्वर बैंड होता है तो जो टॉलरेंस हमारी होती है वो होती है ±10%, ठीक है। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 49,000 ±10%, या आपको इसको 49 किलो ओहम भी कह सकते हैं, ओहम साथ ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल यानी आपको वैल्यू है, यानी 49,000 का 10% आप जब निकालेंगे तो वो वैल्यू ऊपर यानी प्लस, नीचे यानी माइनस, यानी ऊपर नीचे जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉलरेंस का मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। ये हमने जब चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था, डिस्कस किया था। अगेन थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ दोबारा से कि एक्चुअली किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं तो वो लेटस के जो दूसरे एटम होते हैं उनके साथ जो है वो टकराते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो इस कोलिजन की वजह से यानी कि जो अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत जो है वो लूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं जी रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी यानी रेजिस्टेंस जो है वो पास आउट कर रहे हैं, यानी आप एक किस्म का कह रहे हैं कि उनके रास्ते में जो है वो रुकावट है, ठीक है। ये जो एटम का रास्ते में होना है ना, वो एक किस्म का रुकावट है। अब हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से क्यों बढ़ जाती है। देखें, जब आप टेम्परेचर हाई कर देंगे किसी भी कंडक्टर का, तो जो एटम है वो अगर थोड़ा बहुत पहले वाइब्रेट कर रहे थे तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम जो है वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा था, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, तो इलेक्ट्रॉन का उसके रास्ते में आके उससे टकराने का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन का जो चांस है, जो एम्पलीट्यूड होता है यानी टकराने के लिए जो उन्हें चाहिए एक एम्पलीट्यूड, एक रास्ता जो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा एटम से टकरा रहे थे, कोई 2-4 से टकरा रहे थे, तो जब उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से, तो वो उनका जो टारगेट है कोलिजन का वो अब 10 से हो सकता है टकराएं। तो जितना ज़्यादा टकराव होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और ये किससे बढ़ेगी, टेम्परेचर से, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द 13.5 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबे ओहम्स लॉ। तो ये बच्चों आपको पता है कि ओहम्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि किसी भी जो कंडक्टर है जब आप उसको उसमें ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं V = IR, तो आप कहते हैं जी रेजिस्टेंस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। या किसी भी जो कंडक्टर है जब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, तो टाइम के साथ साथ उसके जो फिजिकल कंडीशन है उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन में चेंज का यही मतलब है कि टाइम के साथ साथ जब आप वोल्टेज आप बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, तो साथ टेम्परेचर जो है वो ना बढ़ने पाए, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर आपको अभी पिछले ही हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इस तरह से ये वाला जो ओहम्स लॉ है यानी V = IR ये ओबे नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डजंट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसकी कि इस तरफ जो है वो I है, इस तरफ जो है वो V है, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बल्कि स्ट्रेट लाइन से जो है वो डाइवर्ट कर जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते तो वो हम उनको नॉन ओहमिक कहते हैं। तो इस तरह से फिलामेंट बल्ब में टाइम के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे करंट उसमें इंक्रीज होता है। तो फिर क्या होता है कि ओहम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता, ठीक है। ओहम्स लॉ उन पे ओबे होता है जो कि ये रेजिस्टेंस जिनमें टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट। ये पावर जो है वो दी हुई है 500 वॉट पावर दी हुई है ऑफ अ लाइटेड बल्ब, जिसकी वोल्टेज जो है वो आपको दी हुई है 220 वोल्ट, ठीक है।
तो ये आप एक के लिए है तो इसको P1 V1 कह लें। उसके बाद एक और बल्ब दिया हुआ है जिसकी पावर P2 जो है वो आपको दी हुई है 100 वाट, और इसी तरह से उसके लिए भी जो वोल्टेज है वो उतनी है, यानी 220 वोल्ट। तो आपने एक ये बल्ब की पावर होगी, एक दूसरे बल्ब की पावर होगी, तो आपने दोनों के लिए रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी है। एक इसके लिए रेजिस्टेंस निकालनी है, एक दूसरे के लिए जो है वो रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और आपने देखना है कि R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है, यानी 500 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है या 100 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो डाटा आपके पास मौजूद है, फार्मूला जो है वो आप लगाएंगे। आपको फार्मूले का पता है P = V² डिवाइडेड बाय R। तो आप यहाँ से R को निकाल सकते हैं, R = V² डिवाइडेड बाय P। अब जब आप R1 लगाएंगे तो P1 लगाएंगे, और जब आप R2 लगाएंगे तो इधर भी P2 लगा देंगे। वोल्टेज जो है वो दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस में वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से दोनों की वैल्यू को, यानी कि जिसकी पावर जो है वो कम होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 लाइटेड वॉल बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ से भी आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। बाकी आप फार्मूले की मदद से खुद निकाल भी सकते हैं, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास आता है सर्किट, पोटेंशियोमीटर जो है वो हमें एक कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल का सर्किट जो है वो देता है। ये उसका जो है वो मैंने इसकी थोड़ी सी डायग्राम बना दी है, प्लस और ये A पॉइंट था हमारे पास, ये B पॉइंट था, और यहाँ पे ये टच करता है, ये C पॉइंट है, ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या उसको कहते हैं, इस सर्किट की मदद से, यानी पोटेंशियोमीटर जो है वो हमें कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल जो है वो देता है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअली हमने V और AC के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। तो VAC जो है वो किसके बराबर आता है हमारे पास, हमने पहले भी ये इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ी हुई है, आपने देखी हुई है कि R डिवाइडेड बाय R इंटू E। ये E जो है वो बैटरी की EMF है, ये R उस पोर्शन की लेंथ है जहाँ पे जाके C टच करेगा इस पोर्शन की, और जो कैपिटल R है वो पूरी इस पोर्शन की A से लेके B तक की रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, यानी ये जो उसके साथ C के साथ स्लाइड करने वाली लेंथ होगी उसको वेरी करेंगे, R वेरी होगा, आपको पता है E भी कांस्टेंट है और ये कैपिटल R भी कांस्टेंट है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो VAC जो है वो किसके बराबर, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उस पोर्शन की लेंथ के ऊपर जो आपने C से स्लाइडिंग टर्मिनल से टच करना होता है। तो इस तरह से आप जिस तरह उसको चेंज करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, वैसे वैसे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल जो है वो हमें इसकी मदद से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेज, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन देख लेते हैं। ये होती है E-IR। E बैटरी की EMF है, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और IR एक्चुअली बैटरी के अंदर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से होता है। तो जाहिर सी बात है, जब बैटरी जो है वो करंट ड्रा करना स्टार्ट करेगी तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। हीट की फॉर्म में, डिसिपेशन की फॉर्म में वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए टोटल में से इतना तो निकल गया, माइनस हो गया, तो जो बाकी बच गया वो जाहिर सी बात है कम होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फिर हमारा डिक्रीज करेगा जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमने लेक्चर जो है वो उसका पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि कैसे वो काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि 4 रेजिस्टेंस जो है वो लगी होती हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे A और C के दरमियान जो है वो एक बैटरी आप लगा देते हैं, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और इस तरह से फिर हम रेजिस्टेंस जो है वो मैयर करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस मैयर करते हैं फार्मूले की मदद से। इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन होती है R1/R2 = R3/R4। तो R1 और R2 नॉन और R3 एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और R4 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस, हम इसकी मदद से जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हमें अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका जो है वो बताता है। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।